तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 6 इतिहास हरियाणा बोर्ड की किताब है आपकी हमारा भारत एक। तो इसके पाठ नंबर 8 के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आज इस वीडियो में होने वाले हैं। पाठ का नाम है गुप्त काल, विजय एवं राज्य विस्तार। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। अब यहाँ पे एक जरूरी जानकारी आपको बता देता हूँ, जिसने अभ्यास के प्रश्न उत्तर नहीं करे ना, तो अभ्यास वाले कर लेना। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि भाई हमारे बस का नहीं है, क्या पता कौन सा प्रश्न आएगा कौन सा नहीं आएगा। तो आपके लिए मैंने सिंपल तरीके से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रखे हैं, जिसके अंदर जो है ना मैंने अभ्यास वाले जो क्वेश्चन है उनको इंक्लूड कर लिया। अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम अभ्यास वालों में दिया ही नहीं है लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, सो उसको भी मैंने ऐड अप कर दिया। तो वो सारे क्वेश्चंस आपको हर एक चैप्टर के मिल जाएंगे अलग अलग से, मतलब डेडिकेटेडली। और सारे क्वेश्चंस जो है आपको लिखे हुए भी मिलेंगे। वीडियोस तो प्रोवाइड कर ही रहा हूँ आपको, ताकि आपको पढ़ाई करते टाइम कोई कहीं पे दिक्कत ना आए। तो जो जिनको लिखे हुए चाहिए ना, ऐसे पढ़ना मतलब वीडियो देखने में ज़्यादा थोड़ा बोरिंग लगता है, भाई पढ़ लेंगे हम तो जल्दी याद हो जाएंगे, तो वो गूगल पे सर्च मार लेना CCL चैप्टर लिख के, आपको मिल जाएगा। cclchapter.com ऑफिशियल वेबसाइट है हमारी। बाकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ मैं आपको, जिससे जो है आपको कहीं दिक्कत ना आए। अब ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको 6th क्लास की जो बुक है ये आपके हमारा भारत है, इस पूरी बुक का जो पेज है, हर एक जो आर्टिकल्स मैंने लिख रखे हैं, जो चीज़ें लिख रखे हैं, वो सारी चीज़ें आपको एक ही लिंक के थ्रू पहुंच के मिल जाएंगी। सो इसीलिए मैं आपको देता हूं, बट आपको पता ही नहीं है कहाँ जाना है कहाँ नहीं, तो आप सिंपली गूगल पे सर्च मार लिया करो CCL चैप्टर, वहां पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस है वो ज़्यादातर अभ्यास में से ही है, बाहर से क्वेश्चंस नहीं बन पाए ज़्यादा। तो क्योंकि इसका कारण क्या था, क्योंकि भाई एग्जाम में जो क्वेश्चंस आने के पर्सपेक्टिव थे, जो चैप्टर के अंदर डिस्क्रिप्शन कर रखा था, बता रखा था राजाओं के बारे में, वो हमें इससे बाहर कहीं देखने को नहीं मिला। ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है इसके अलावा। ज़्यादातर जो टॉपिक्स हैं वो हमारे अभ्यास वालों में कवर अप हो गए थे, सो बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी हमको। चलो अब देखते हैं, गुप्त वंश के किन्हीं 2 राजाओं के नाम बताइए। अब कोई से 2 बता दो भाई, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, श्रीगुप्त, कितने सारे गुप्त हैं यार। तो कोई से 2 बता देने जो उनसे याद करने, ऐसा नहीं है कि यही 2 हैं, कोई से भी 2 याद आ जाए बता दो। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। समुद्रगुप्त कितने युद्धों का विजेता था? तो उसने मतलब उसने अपने जीवन काल में कितने युद्ध जीते थे? 100 युद्ध जीते थे, पूरा X तक लगाया था। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है यार। मतलब ऐसे बाकी राजाओं के मैंने युद्ध के बारे में पढ़ा, काफी सारी कहानियां पढ़ी हैं, बाकी क्लासेस को भी पढ़ा है, बट ऐसा राजा खतरनाक होता है। मतलब बाकियों ने युद्ध जीते थे 10 20 30 जीते होंगे, लेकिन इसने भाई 100 युद्ध जीते थे, खतरनाक योद्धा था ये। चलो महाराज की उपाधि धारण करने वाले गुप्त शासक का नाम बताइए। तो कौन सा था वो? श्रीगुप्त था। अब ये श्रीगुप्त जो है ना पहला शासक था जिसने शुरुआत करी थी बेसिकली। अब कहते तो है चंद्रगुप्त प्रथम ने शुरुआत करी थी गुप्त वंश की। अब उसने क्यों करी थी? क्योंकि श्रीगुप्त ने एक छोटी सी सल्तनत, ऐसे मान लो तुम, ये दिख रहा है, पता नहीं दिख भी रहा कि वीडियो में नहीं, क्योंकि मैं तो बहुत बड़ी स्क्रीन पे बना रहा हूँ ना, तो आपको पता नहीं दिखते कि ये डॉट नहीं दिखती। तो अब यहाँ पे जो है ये था श्रीगुप्त का इलाका। ठीक है, इसने जो है यहाँ पे कब्जा करा और यहाँ पे एक महाराज की उपाधि धारण कर ली। उसके बाद जो आया चंद्रगुप्त प्रथम, उसने जो है साम्राज्य विस्तार कुछ ऐसा कर दिया, मतलब ये बिंदु से बाहर निकल गया, उसने ऐसा करा। फिर बाद के राजाओं ने ऐसे 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 पूरा जो है पूरा ऐसे कब्जा मार दिया, पूरे भारत और बाहर की सल्तनतों तो कब्जा मार दिया। तो इसीलिए जो है हम खास तौर पर अगर देखें तो जो शुरुआत हुई थी ना वो चंद्रगुप्त प्रथम ने इस वजह से करी थी, क्योंकि वो पहले तो कुछ था ही नहीं, तो इस वजह से हमें उसको नहीं जानते, इतना ज्यादा जिक्र हमें नहीं मिलता श्रीगुप्त का। चलो वैसे महाराज बने थे, बाद के जो राजा थे उन्होंने अलग अलग उपाधियां धारण करी। कोई महाराजा धीराज बन गए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े राजा हो चुके थे फिर वो। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त काल के किन्हीं 4 वैज्ञानिकों के नाम बताइए। गुप्त काल के पूछ सकते हैं आपसे, किन्हीं 2 वैज्ञानिकों के नाम पूछ सकते हैं, 3 के पूछ सकते हैं, 4 ही थे टोटल, तो 4 के 4 मैंने लिख दिए। ठीक है, वैसे भी अभ्यास में 4 ही पूछ रखे थे, सो यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन मैंने एज इट इज उठा दिया। तो 2 भी पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा 4 के नाम नहीं पूछेंगे, वो 2 के नाम पूछेंगे कि गुप्त काल के 2 वैज्ञानिकों के नाम बताइए। तो आपको चारों के चारों याद होने चाहिए, आर्यभट्ट, ब्राह्महीर, ब्रह्मगुप्त, वाघभट्ट। ठीक है, तो ये थे कुछ राजा हमारे। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के समय में भारत आया? उसके द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए। अब यहाँ पे देखो, ये तो शायद पूछे ना पूछे कि किस गुप्त शासक के समय में भारत आया था, लेकिन इसके द्वारा फाहियान के द्वारा रचित जो ग्रंथ है उसकी जरूर जो है उसके बारे में जरूर से पूछा जा सकता है, कौन सा ग्रंथ की उसने रचना करी थी। सो ये क्वेश्चन अभ्यास में था तो मैंने एज इट इज दे दिया ताकि आपको कहीं दिक्कत ना आए। हो सकता है ये पूछ ले, प्रोबेबली हो सकता है पूरा क्वेश्चन एज इट इज उठा के रख दे आपके सामने,
2 मार्क्स क्वेश्चन में या फिर 1 मार्क्स क्वेश्चन में ना। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, 2 पॉइंट है यहाँ पे। देखो किस राजा के काल में भारत आया था, तो उसका नाम था, राजा का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय है। और इसने जो किताब का नाम रखा था वो था फो कुओ की। तो ये नाम एज इट इज याद रखना पड़ेगा, चाइनीज नाम है भाई, ऐसे ही मिलते हैं चाइनीज नाम, ठीक है। तो फो कुओ की ये नाम, इसने इस नाम से किताब की रचना करी थी। अगला जो प्रश्न है वो है, गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं, साबित करिए या सिद्ध करिए, जो भी है। तो स्वर्ण युग क्यों कहते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ये पीछे वाला लाइन हटा देंगे। जो भी है ये टॉपिक ध्यान रखना, गुप्त काल की बात हो रही है और उस टाइम पे भारत का जो इतिहास था उसको स्वर्ण युग कहते हैं। स्वर्ण युग का मतलब तो एक बहुत ही बेहतरीन समय है कि उसके अंदर जो भी कुछ हुआ बहुत बढ़िया था, तो उसको स्वर्ण युग कहा जाता है बेसिकली। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें आप एक्सपेक्ट करोगे अपने अराउंड में, अगर देखोगे कि भाई आप बोलो कि हमारा जो जीवन काल है वो सबसे बेहतरीन है, तो आप क्या क्या एक्सपेक्ट करोगे। आज चारों तरफ शांति हो, खुशहाली हो, मस्त जिंदगी जी रहे हो लोग, है ना, काम धंधा बढ़िया चल रहा हो, कोई मार पिटाई लड़ाई दंगे नहीं हो, है ना, वही चीजें तो चाहिए होती है। और आपको कोई रोक टोक ना हो, बस वही चीजें इसके शासनकाल में थी। देखो गुप्त शासकों ने साम्राज्य को विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, पूरे भारत को एकता के सूत्र में उन्होंने बांध दिया, पूरे भारत में शांति और खुशहाली थी, विदेशों के साथ अच्छे संबंध थे। मतलब विदेशों के साथ अगर अच्छे संबंध नहीं होंगे तो सामान महंगा मिलेगा, लड़ाइयाँ होंगी, दंगे होंगे, वो सारा कुल मिला के पंगा वहीं से शुरू हो जाता है। फिर इस काल में भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार हुआ, कृषक और साधारण जनता बहुत खुश थी, अपराध भी कम थे। उस समय कला और संस्कृति के क्षेत्रों में भी अभूतपूर्व उन्नति हुई, यानी कि वो जो मंदिर वगैरह या फिर कलाकृतियां वगैरह बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिली। अगला जो प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए, उनका वर्णन कीजिए। यहाँ पे मूल्यांकन की बजाय से लिख देंगे चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन करें, ऐसे इस टाइप से भी क्वेश्चन लिख सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना कि भाई लिखना क्या है, या फिर आपसे पूछे कि चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है द्वारा लड़े गए युद्धों का वर्णन कीजिए, ऐसा कुछ करके भी बना सकते हैं क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए। जो भी उसने करा था वो यही करे थे, बस इतने से काम मेन से। चंद्रगुप्त द्वितीय ने मालवा, गुजरात और काठियावाड़ क्षेत्रों में शक और कुषाणों का दमन कर दिया। दमन का मतलब होता है उनको मौत के घाट उतार दिया, उड़ा दिया। अब ऐसे बोलेंगे तो भाई थोड़ा अजीब सा लगेगा ना कि उड़ा दिया यार, मार डाला उनको, तो इसी वजह से हम कहते हैं सभ्य तरीके से उनका दमन कर दिया, ठीक है। दमन का मतलब होता है बर्बाद कर दिया उनको। बंगाल में कुछ सामंत और सरदारों ने विद्रोह कर दिया था। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए यह असहनीय था, क्योंकि उसकी रियासत में ऐसे दंगे करेंगे तो कौन सहन करेगा। इसीलिए उसने बंगाल पर हमला करके विद्रोही सरदारों का दमन कर दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में फैली वाहलिक जाति को हरा दिया, और यह 7 शाखाओं में फैली एक विदेशी जाति थी। उसने इनका दमन करके पंजाब के क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया। अब समझ गए ना कैसे दमन होते हैं। उसके समय में गुप्त साम्राज्य की सीमाएं उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी से पश्चिम में अरब सागर तक फैली हुई थी। उसने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाने के लिए शक्तिशाली राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करे। अब उससे क्या होगा कि रिश्तेदारी बन गई, भाई लड़ाई नहीं करनी अब, ठीक है। तो वो काम इसने करे थे। उसने स्वयं नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह कर लिया था। तो ऐसी काफी सारी उपलब्धियां थी। अब ये ध्यान रखना इस क्वेश्चन में, अगर पूछा गया एग्जाम में, तो या तो ये 3 नंबर में पूछेंगे या 5 नंबर में। 5 नंबर के चांस मेरे को नहीं लगते कि पूछेंगे, बट 3 नंबर में मेरे को चांस लगे, 3 नंबर या 2 नंबर में। तो आपको ये सारे पॉइंट याद नहीं करने हैं, 2, 4 और यहाँ 5। अगर मैक्सिमम 5 नंबर में पूछने के चांस है तो 5 के 5 पता होने चाहिए आपको, एटलीस्ट आइडिया सा होना चाहिए, ठीक है। वैसे आपको 3 पॉइंट मिनिमम इसमें से याद कर लेना है, जो उनसे आपको इजी लगे, क्योंकि चांसेज है 3 नंबर या 2 नंबर में ही पूछेगा। अगर 2 नंबर में आता है तो 2 पॉइंट लिख देने हैं, 3 में आता है 3 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। 5 में आता है तो 5 लिखने पड़ेंगे फिर तो आपको। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, हुण कौन थे। गुप्त काल में हुणों के आक्रमणों का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पे जो इस क्वेश्चन को छोटा करेंगे ना, अगर हम यहाँ से यहाँ तक बस 1 नंबर में आपसे पूछेंगे, इसको हटा दो, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन पूछेंगे, हुण कौन थे। आप सोचो भाई ये क्या लिखे अब इसमें, है ना। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं छोटा सा प्यारा सा। हुण जो है मध्य एशिया के बर्बर लोग थे, बस इतना सा बताना होता है ना। कौन थे? मध्य एशिया के बर्बर लोग थे। बर्बर लोग होते हैं आदिवासी टाइप के लोग होते हैं, वो कबीलों में रहते हैं ना, फिल्मों में कहानियों में कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, तो उनको हम कहते हैं बर्बर लोग, ठीक है। अब यहाँ पे गुप्त काल में हुणों के आक्रमणों का वर्णन हमको करना है कि हुणों ने आक्रमण क्या करा, क्या हुआ उनका। फिर उसने जो है स्कंदगुप्त के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य पर हमला कर दिया, परंतु स्कंदगुप्त ने हुणों को बुरी तरह से पराजित करके भगा दिया था। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त साम्राज्य के पतन के 4 कारण बताइए। हो सकता है आपसे 2 कारण पूछे, बट मेरे हिसाब से तो 4 कारण इन्होंने जो दे रखा है
लेजिट क्वेश्चन है ये, 4 ही कारण थे तो बढ़िया कारण थे ये, ठीक है ना। तो उनका वर्णन हमको करना है 4 कारण का, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, मतलब इंपॉर्टेंट के अंदर भी इंपॉर्टेंट है ये। कमजोर, देखो यहाँ पे जो है ये हेडिंग बना रखी है, थोड़ा बोल्ड मैं नहीं कर पाया, ध्यान नहीं रहा मेरे को, तो यहाँ पे ये हेडिंग्स है हमारी, ये हेडिंग्स लगानी जरूरी होती है, अगर हेडिंग नहीं लगाओगे ना तब भी नंबर तो आएंगे भाई। देखो चार कारण बताने, तो ऐसे नहीं है कि आप पैरा सब बना के भर दिया सब कुछ तो भाई नंबर नहीं मिलेंगे फिर आपको। तो यहाँ पे 4 कारण पूछे, एक कारण, दूसरा कारण, तीसरा कारण, चौथा कारण, ऐसे लिखोगे तो मस्त नंबर मिलते हैं, भले ही आपने अंदर ठीक ठाक भी लिख रखा हो। अब यहाँ पे इधर उधर की बातें नहीं करनी होती, बिल्कुल लाइन टू लाइन लिखो भाई। कोई नहीं बोलता कि आपको चार चार मतलब 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, आपका 4 कारण पूछ रखा है और आप जाके वहां पे मतलब 3 नंबर के हिसाब से भरे जा रहे हो वहां पे, ऐसा नहीं होता। तो कारण जितने पूछे हैं, जितना आपको पता है सही सही उतना लिख दिया करो, ठीक है ना। चलो, कमजोर उत्तराधिकारी। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद सभी गुप्त उत्तराधिकारी कमजोर साबित हुए और उनसे विशाल साम्राज्य का संचालन नहीं हो पाया, सही ढंग से नहीं हो पाया बेसिकली। आंतरिक कलह, मतलब आपस में लड़ाई हो गई। अब गुप्त वंश के उत्तराधिकारियों में स्कंदगुप्त के बाद गद्दी पर बैठने के लिए आपसी झगड़े लगातार बढ़ने लगे, एक दूसरे को दुर्बल करने का प्रयास किया जाने लगा, यानी कि भाई भाई की बजी पड़ी थी यहाँ पे। हुणों के आक्रमण। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद हुणों के आक्रमण लगातार बढ़ते चले गए, जिससे पैसे की बर्बादी हुई और ये आक्रमण साम्राज्य के पतन का कारण बन गए। साम्राज्य का विशाल होना, बहुत बड़ा साम्राज्य था उस समय जो है संसाधनों की कमी थी और साम्राज्य का क्षेत्र बहुत विशाल था, जिसके कारण सुरक्षा व्यवस्था सही समय पर सही जगह उपलब्ध नहीं हो पा रही थी और इसकी वजह से वो बार बार हार जा रहे थे युद्धों में। तो वैसे भी राजाओं में होता है यार, टोटल तो राजाओं में दम होना चाहिए, तो ये कहाँ के लड़ाई दंगों को तो ऐसे निपटा देते थे राजा, बट बाद के राजाओं में दम ही नहीं था तो वो भी क्या ही करते बेचारे। चलो, ये था यहाँ पे, और भी कारण चाहो तो ऐड कर सकते हो, बुक के अंदर दे रखे हैं मैंने नोट्स वगैरह में भी ये कारण, आपको और भी एक्स्ट्रा कारण वगैरह मिल जाएंगे, तो अगर आप चाहो तो पढ़ लेना, ठीक है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और हाँ, एग्जाम में जैसे जैसे आते रहेंगे ना, आपका भी फर्ज बनता है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस बुक से, जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपको कमेंट में बता देना, जो भी वीडियो मिले आपको बता देना कि क्लास 6 और ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए। उससे क्या होगा, मैं आपको फिल्टर आउट करके कि भाई ये क्वेश्चन इस चैप्टर में, ये इस चैप्टर में, ऐसे अपने आप जो उनको फिल्टर कर लूंगा, उसकी टेंशन मत लेना आप कि भाई हमें यही बताना है कि इसी चैप्टर का क्वेश्चन है ये, तो वो टेंशन मत लेना। जो सी वीडियो मिले उसमें कमेंट करके बता देना कि भाई ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए थे या यूटी में आए थे, हाफ ईयरली में आए थे। तो उससे होगा क्या कि जो क्वेश्चंस आते रहेंगे ना, बार बार फ्रीक्वेंटली आते रहेंगे, मेरे को पता चलता रहेगा कि हाँ एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और उसके बेसिस पे मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको और भी बेहतर कर पाऊंगा, ताकि बाद में आपके बाद जो स्टूडेंट आए उनको और भी बेहतर तरीके से जो है ये क्वेश्चन मिलते रहे, ठीक है। तो ये आपका फर्ज बनता है भाई, मैं तो आपके कमेंट का ही वेट कर रहा हूँ। चलो देखते हैं कौन कौन बता के जाता है, कौन नहीं बता के जाता। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेकर 12th तक हरियाणा बोर्ड का पूरा सिलेबस आपको करवाने वाला हूँ, हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, सारा कुछ कराया जाएगा इसी चैनल के ऊपर। तो यार सब्सक्राइब भी कर लेना, तुम सब्सक्राइब तो करते नहीं हो, बस आते हो वीडियो देखते हो चले जाते हो, सब्सक्राइब भी कर लिया करो यार। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।